आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करता? सुनकर हैरान हुए होंगे। इसको कहा जाता है एंटार्क्टिका। ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट और डेडलीस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका साइज मौसम के हिसाब से तब्दील होता है। सर्दियों में इसका साइज 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है और गर्मियों में यही साइज कम होकर 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि गर्मियों में पानी दूर दूर तक फैल जाता है और सर्दी आने पर यह फैला हुआ पानी जम जाता है और इस वजह से कॉन्टिनेंट एक्सपैंड हो जाता है। इसमें पाकिस्तान जैसे 16 ममालिक और इंडिया जैसे 4 ममालिक आ सकते हैं। अब तक इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किस्म के जानवर ही डिस्कवर किए गए हैं। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हैरानकुन तौर पर इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर हुए सिर्फ और सिर्फ 200 साल ही हुए हैं। ये वो दौर था जब हर कंट्री की अपनी अपनी टेरिटरीज और बाउंड्रीज थी। उसके बावजूद भी कोई भी कंट्री इसको ओन नहीं करता। इसकी काफी ज्यादा रीजन है और इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आखिर किसने, कब और कैसे इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था। सबसे पहले मैं आपको एंटार्क्टिका के हैरान कर देने वाले कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और ये दुनिया के साउथ पोल पर मौजूद है, जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इसके साथ दुनिया की 90% बर्फ यहीं पर पाई जाती है और इन्हीं बर्फ के अंदर दुनिया का 70% फ्रेश वाटर भी पाया जाता है। आज तक यहाँ पर कोई इंसान या कोई पुराना कबीला नहीं पाया गया। यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है जो अपने साथ किसी भी चीज को उड़ा के ले जा सकती है और आंखों को अंधा कर सकती है। पहले इसको किताब का वो आखिरी पन्ना समझा गया था जिसको कभी भी पलटाया नहीं गया। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर नॉर्थ पोल है जिसमें रशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अलास्का जैसे ममालिक पाए जाते हैं और उनमें 4 मिलियन के करीब लोग रहते हैं। इसको वाइट ड्राईएस्ट डेजर्ट का भी नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको सफेद बर्फ की तह नजर आएगी और यहाँ पर ह्यूमिडिटी 0 के बराबर है। हैरानकुन तौर पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किस्म के ही जानवर पाए गए हैं। मे भी आप लोग ये सोच रहे हो कि पोलर बियर जैसा स्ट्रॉन्ग एनिमल यहाँ पर होगा। जी नहीं, पोलर बेयर जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ पेंगुइन्स और सील्स की किस्में हैं जो कि ओशन के शोर पर ही रहती हैं और उसके अलावा यहाँ पर चंद एक स्पीशीज ब्लू व्हेल की भी हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा सवालात जो कि बर्फ़ की तह के नीचे जमे हुए हैं। अगर मैं आपको सी लेवल से इसकी हाइट के बारे में बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। इसकी हाइट 8200 से 13000 फीट तक है। अगर बर्फ की मोटाई की बात कर ली जाए तो ये 2 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक मोटी है। ये इतनी है कि इसके अंदर 4 से 5 बुर्ज खलीफा आराम से आ सकते हैं। इस वजह से ऐसा भी माना जाता है कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट किसी और तरह की स्पीशी के लिए ही बनाया गया है। देखते हैं कि आखिर इस हैरानकुन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कैसे किया गया। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 1530 में, जब फ्रेंच एक्सप्लोरर दुनिया का नक्शा बना रहे थे। उनके पास दुनिया की हर जगह का नक्शा मौजूद था सवाए इस जगह के। तो उन्होंने एज्यूम किया कि अगर दुनिया के नॉर्थ में एक जगह है तो उसको बैलेंस में रखने के लिए दुनिया के साउथ में भी कोई ना कोई जगह जरूर होगी। बेशक वहां तक पहुंचना नामुमकिन है और उसको उस वक्त नाम दिया गया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा, जिसका मतलब था अननोन सदर्न लैंड। फिर इसके बाद 1773 में एक ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर अपने कुछ साथियों के साथ एंटार्क्टिका के सर्कल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी वो उससे 100 या 150 किलोमीटर दूर ही थे कि उन्होंने अपना सफर खत्म कर दिया और वापसी मुड़ गए। और उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा स्मोक है और स्मोक के साथ वहां पर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा डज एग्जिट। और जाते जाते उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की कि मैं तो यहाँ तक पहुंच गया हूँ लेकिन इस जगह से आगे मजीद कोई इंसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि इतने बड़े बड़े आइसबर्ग जो कि फ्लोट कर रहे हैं उनको क्रॉस करना और हवा में शिप को इसके अंदर ले जाना नामुमकिन है। इसके बाद ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद है
और इसी को देखते हुए काफी ज्यादा ममालिक इसकी तरफ भागे और एक्सपीडिशन करने निकले और इसी एक्सपीडिशन के चक्करों में 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद 1911 में नॉर्वे का एक शिप निकलता है एंटार्कटिक रीजन की तरफ, जिसका हैरानकुन तौर पर नाम भी एंटार्कटिक था और इसको लीड कर रहे थे रोआल्ड एमेंस्टन। इसके साथ ही 1912 में ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक शिप निकलता है एंटार्कटिक रीजन की तरफ और इसको लीड कर रहे थे फाल्कन स्कॉट। यूं लग रहा था कि दोनों के दरमियान कोई बहुत बड़ी रेस चल रही है, लेकिन बिल आखिर नॉर्वे का जहाज पहले पहुंच जाता है और वो पहले इंसान बन जाते हैं वहां पर कदम रखने वाले। इसके बावजूद भी इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि आखिर उस जगह पर पहले पांव किसने रखा था। वो लोग वहां पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन शदीद ठंड की वजह से वापसी पर ब्रिटिश नेवी के कैप्टन स्कॉट और उनके 4 साथी मारे जाते हैं। उस वक्त से लेके 1958 तक काफी ज्यादा ममालिक जैसे कि चिली, अर्जेंटीना, यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड इसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करते रहे और इनके अलावा यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, जर्मनी जैसे ममालिक यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एक्सपीडिशन करते रहे और इसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर नहीं किया। इसके बाद जब देखा गया कि ये एरिया इतना सेंसिटिव है, अगर किसी भी ह्यूमन एरर की वजह से यहाँ की सारी बर्फ अचानक पिघल गई तो ये ओशंस के अंदर 200 फुट जितना ऊंचा सैलाब पैदा कर देगी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर डिजास्टर पैदा कर देगा। इसी वजह से 1959 में एंटार्कटिक ट्रीटी साइन की गई, जिसका मेन पर्पस था कि इस जगह को कोई भी कंट्री ओन नहीं करेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और उस साइंटिफिक रिसर्च के रिजल्ट पूरी दुनिया को दिखाए जाएंगे, कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी। हैरानकुन तौर पर सब ने इसको साइन किया और उन ममालिक ने भी साइन किया जो कि इसको अपनी टेरिटरी क्लेम करते थे और यहाँ पर किसी भी मुल्क की आर्मी, न्यूक्लियर टेस्ट, ऑयल डिगिंग मुकम्मल तौर पर मना है। इतनी ज्यादा खौफनाक जगह होने के बावजूद भी साइंटिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। गर्मियों में यहाँ पर 4000 से 5000 साइंटिस्ट होते हैं और सर्दियों में यह तादाद कम होकर 1000 पर आ जाती है। यहाँ पर 70 परमानेंट रिसर्च स्टेशन बन चुके हैं, जिनको प्रॉपरली तौर पर डीजल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और ये बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ पर साल भर का राशन एक ही दफा पहुंचा दिया जाता है और इनका जो वेस्ट होता है वो वापस इनकी कंट्रीज भेज दिया जाता है, क्योंकि इस जगह पर वेस्ट डिपॉजिट करना भी अलाउ नहीं है। ये दुनिया की अब तक की सबसे अनडिस्कवर्ड जगह है। साइंटिस्ट अभी तक काफी कुछ वहाँ पर डिस्कवर कर चुके हैं, जैसा कि उनको वहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स मिले और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी ये एक बहुत बड़ा जंगल था और बहुत गर्म जगह थी और इसके साथ वहाँ पर फॉसिल रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, जिनके अंदर एंटार्कटिक हेयर ग्रास और एंटार्कटिक पर्लवॉर्ट जैसा फ्लावरिंग प्लांट भी पाया गया है। साइंटिस्ट ने जब कई किलोमीटर नीचे होल करके एक बर्फ का टुकड़ा निकाला और उसको प्रॉपर रिसर्च किया तो पता चला कि उसके अंदर उनको एंशिएंट बैक्टीरिया मिला है और इसके अलावा एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बर्फ की तह के नीचे 511 बिलियन बैरल ऑयल है और अफसोस के साथ उसको कोई भी कंट्री वहां से नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वहाँ का सारा निजाम दरम बरम हो सकता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आजकल आप लोग एंटार्क्टिका को विजिट भी कर सकते हैं, जैसा कि ये बहुत डेंजरस जगह है। इसको साल में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही खोला जाता है, जो कि दिसंबर से मार्च बनता है। यहाँ पर हर साल 1 लाख से भी ज्यादा विजिटर आते हैं, लेकिन एक विजिटर को 8000 से लेकर $29,000 पे करने होते हैं और यहाँ पर विजिटर के लिए इतने सख्त रूल हैं कि आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपके वहाँ पर पहुँचने और आपके वहाँ से वापस निकलने पर आपको और आपके सारे सामान को स्टेरिलाइज किया जाएगा। वहाँ पर आपको अलाउ नहीं होगा कि आप अपना बैग या कोई भी सामान नीचे जमीन पर रख सकें और उसके अलावा आपको वहाँ पर बैठने या आपको वहाँ पर लेटने की भी इजाज़त नहीं होगी। आपको वहाँ से बर्फ तक उठाने की इजाज़त नहीं है और ना ही आप बर्फ उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक सकते हैं। आप वहाँ के किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल को हाथ नहीं लगा सकते। आप जो वहाँ पर वेस्ट पैदा करेंगे वो सारा का सारा वेस्ट आपको अपने साथ वापस लेके जाना होगा। हैरानकुन तौर पर इनमें ज्यादातर विजिटर अपने एक्सपीडिशन शिप्स के अंदर ही बैठकर या खड़े होकर इसको देखते हैं
उनमें चंद एक लोग होते हैं जिनको कॉर्नर्स पर कैंप लगाने की इजाजत होती है, लेकिन वो उस हद से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज और डिस्कवरी होनी बाकी हैं जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।